अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 12 के सेकेंड ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के अंदर यूनिट नंबर 20 यानी एसी सर्किट के न्यूमेरिकल को इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आए शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें आगे न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास पहला फार्मूला है वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम एक्स सी से शो करते हैं और इसका फार्मूला हमारे पास है एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, और जो दूसरा फार्मूला हमारे पास है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस का है, जिसको हम एक्स एल से शो करते हैं और इसका फार्मूला हमारे पास है एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तीसरा फार्मूला जो हमारे पास है वो इम्पेडेंस का है। ठीक है, इम्पेडेंस को हम जेड से शो करते हैं। ठीक है, इम्पेडेंस के हमारे पास टोटल 3 फार्मूले हैं। ठीक है, तो इम्पेडेंस का यानी कि जेड का जो हमारे पास पहला फार्मूला है वो है √r² प्लस XC², और जो दूसरा फार्मूला है वो है √r² प्लस XL²। ठीक है, अगर हमें न्यूमेरिकल के डेटा में XC की वैल्यू दी जाएगी तो फिर हम Z का पहला फार्मूला लगाएंगे, और अगर XL की वैल्यू दी जाएगी तो हम Z का दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि न्यूमेरिकल के अंदर हमें इन दोनों चीज़ों की वैल्यू दी जाए तो फिर हम ये लास्ट तीसरा फार्मूला लगाएंगे जो कि सेम है, बस x की जगह x नेट है। ठीक है, तो ये भी यही है, z इज इक्वल टू √r² प्लस x नेट का स्क्वायर। ठीक है, और चौथा फॉर्मूला हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का है। हमें पता है कि हम फ्रीक्वेंसी को f से शो करते हैं, लेकिन जहाँ पे रेजोनेंस का वर्ड यूज हो जाए तो फिर हमने भी f के साथ छोटा सा r लगा दिया ताकि हमें पता चले ये जो फ्रीक्वेंसी है ये रेजोनेंस वाली है। ठीक है, और जो पांचवा फार्मूला हमारे पास है वो फेस एंगल का है, जिसको हम थीटा से शो करते हैं, और इसका हमारे पास जो फार्मूला है वो है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। और छठा फार्मूला हमारे पास एसी करंट का है। करंट को हम आई से शो करते हैं और इसका फार्मूला हमारे पास है आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय जेड। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास इस चैप्टर के फॉर्मूले हैं। ये हमने पहले इस वजह से देख लिया ताकि हमें आगे न्यूमेरिकल करने में आसानी हो और हम आसानी के साथ न्यूमेरिकल को समझ लें, और जब भी हमें इस तरह की वैल्यूज शो हो तो हमें पता हो कि हम उन्हें किस चीज़ से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो अब आए चलते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है a resistor of 20 ohms is connected in series with a capacitor of 10 microfarad in an AC circuit with a frequency of 50 Hz। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली। इन्होंने हमें एक रेजिस्टर दिया हुआ है जिसको हम R से शो करते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास 20 ओहम है, तो इसको हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट चीज, इन्होंने हमें कैपेसिटर दिया हुआ है जो कि है 10 माइक्रोफैरड, इसको भी हमने डेटा में लिख दिया। अब इस माइक्रो को हम हटा के 10 एक्सपोनेंट माइनस 6 लगाते हैं। ठीक है, और थर्ड चीज, इन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है जिसको हम एफ से शो करते हैं, वो हमारे पास 50 हर्ट्ज है। कैलकुलेट द टोटल इम्पिडेंस, हमें टोटल इम्पिडेंस मालूम करनी है जिसको हम Z से शो करते हैं। ठीक है, अभी ये हम देख के आ चुके हैं कि इम्पिडेंस को हम Z से शो करते हैं। अब हमने फार्मूले की हेडिंग डाली। हमारे पास जो इम्पिडेंस का फार्मूला है यानी कि Z का, वो है Z इज इक्वल टू √r² प्लस XC²। अब अगर हम इस फार्मूले को देखें तो हमें XC नहीं पता, इस XC की वैल्यू हमें डेटा में नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले हम XC निकालेंगे, फिर XC का जो आंसर आएगा उसको इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और XC का फार्मूला लगाया जो हमारे पास है 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। अब हमने वैल्यूज पुट करी, 2 एज इट इज आया, और पाई की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है 3.14। एफ हमारे पास 50 दिया हुआ डेटा के अंदर से हमने इसको लिखा, जबकि सी हमारे पास 10 एक्सपोनेंट माइनस 6 है। जब हमने नीचे वाली सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 3.14 एक्सपोनेंट माइनस 3। अब हमने 1 को डिवाइड कर दिया 3.14 एक्सपोनेंट माइनस 3 से, तो हमारे पास XC का जो फाइनल आंसर आया वो है 318 ओहम्स। ठीक है, तो हमारे पास XC निकल आ चुका है। ये XC हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है, अब हमने Z का फॉर्मूला लगाया जो हमारे पास है √r² प्लस XC²। R हमारे पास 20 है, जबकि XC हमने अभी निकाला है 318।
अब हमने 20 का जब स्क्वायर लिया तो हमारे पास 400 आया, और 318 का जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास 101124 आया। जब हमने इन दोनों को प्लस कर लिया तो हमारे पास 101524 आया। अब हमने इसका अंडर रूट लिया तो हमारे पास इम्पिडेंस का यानी कि Z का जो फाइनल आंसर आया वो है 318.6 ओहम। ठीक है, इम्पिडेंस की यूनिट हमारे पास ओहम होती है और XC की भी हमारे पास ओहम में ही यूनिट होती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर एन इंडक्टर विद एन इंडक्टेंस L of 0.5 हेनरी एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली। हमें सबसे पहले इन्होंने इंडक्टेंस दी हुई है यानी कि L जो हमारे पास 0.5 हेनरी है, इसको हमने डेटा के अंदर लिख दिया। उसके बाद इन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है जिसको हम F से शो करते हैं, वो हमारे पास 100 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। अब हमें मालूम करना है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम XL से शो करते हैं और आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। ठीक है, और इसका फार्मूला भी हम देख चुके हैं 2πfl। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और हमने फार्मूला लिखा XL इज इक्वल टू 2πfl। ठीक है, अब हमने वैल्यूज पुट करी। पाई की हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि 3.14 है। फ्रीक्वेंसी हमें 100 हर्ट्ज दी हुई है जबकि L हमें 0.5 दिया हुआ है। जब हमने इन चारों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया इंडक्टिव रिएक्टेंस का वो है 314.16 ओहम। ठीक है, अब इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो यूनिट होती है वो भी ओहम में होती है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन RL सर्किट द रेजिस्टेंस R is 30 ohms and the inductance L is 0.2 हेनरी। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली। इन्होंने हमें रेजिस्टेंस दी हुई है R 30 ओहम, तो इसको हमने डेटा के अंदर लिख दिया। और हमें इंडक्टेंस यानी कि L दिया हुआ है 0.2 हेनरी, तो इसको भी हमने डेटा के अंदर लिख दिया। कैलकुलेट द टोटल इम्पेडेंस एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। ठीक है, और हमें तीसरी चीज जो इन्होंने दी हुई है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है जिसको हम F से शो करते हैं, वो हमारे पास 60 हर्ट्ज है जिसको हमने डेटा के अंदर लिख दिया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें टोटल इम्पेडेंस मालूम करनी है जिसको हम Z से शो करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इम्पेडेंस का फॉर्मूला है वो है Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक हमें डेटा के अंदर XL नहीं दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले XL का फॉर्मूला लगाएंगे ताकि हम XL को मालूम करें। तो हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और हमने XL का फॉर्मूला लगाया जो हमारे पास है XL इज इक्वल टू 2πfl। ठीक है, तो 2 हमने ऐसे लिखा। पाई की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है 3.14 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 60 है जबकि जो इंडक्टेंस है वो हमारे पास 0.2 है। जब हमने इन चारों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो एक्सएल का फाइनल आंसर आया वो है 75.4 ओहम। इसको या तो आप OHMS करके लिखें ओहम में, या इस तरह जो मैंने बनाया हुआ है इस तरह बना दे, ये दोनों एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। यूं लिख दे या फिर इंग्लिश में लिख दे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास एक्सएल आ गया। अब हमने इस वैल्यू को पुट करना है जेड के फॉर्मूले में, तो हमें आराम से इम्पिडेंस मालूम हो जाएगा। अब हमने इम्पिडेंस का फॉर्मूला लगाया Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब हमने वैल्यूज पुट करी। R हमारे पास 30 है जबकि XL हमने अभी निकाला है 75.4। जब हमने 30 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 900 आया और 75.4 का जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास 5685.16 आंसर आया। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में प्लस करा और फिर उनका जब हमने अंडर रूट लिया, ये सारा काम हम कैलकुलेटर के अंदर करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया इम्पिडेंस का वो है 81.1 ओहम। ठीक है, तो ये हमारे पास इम्पिडेंस का जिसको हम Z से शो करते हैं उसका फाइनल आंसर है 81.1 ओहम। ठीक है, या तो आप ओहम लिखें या आप इस तरह का साइन बनाए, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एन आरसी सर्किट द रेजिस्टेंस आर इज 50 ओहम एंड द कैपेसिटेंस सी इज 20 माइक्रोफैरड, कैलकुलेट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली, इन्होंने हमें रेजिस्टेंस दी हुई है 50 ओहम, तो इसको हमने डेटा के अंदर लिखा, और कैपेसिटेंस जिसे हम सी से शो करते हैं वो हमें 20 माइक्रोफैराड दी हुई है। अब हम इसको माइक्रो से हटा के खाली फैराड में करेंगे, तो माइक्रो हटाएंगे तो 10 एक्सपोनेंट माइनस 6 लगेगा, ठीक है। और हमें क्या मालूम करना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस मालूम करनी है, जिसको हम एक्स सी से शो करते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी आपको नजर आ रहा होगा। इस सवाल में एक प्रॉब्लम है कि हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, तो हम फ्रीक्वेंसी को अज्यूम करते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज है, क्योंकि आरसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी अगर नहीं दी जाती न्यूमेरिकल में तो उसे हम कांस्टेंट ले लेते हैं, वो 50 से 60 हर्ट्ज होती है, तो हम 50 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, हमारे पास जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है यानी कि एक्स सी का, वो है 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ सी, ठीक है। अब हमने वैल्यूज पुट करी, 2 ऐसे ही लिखा, पाई की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है 3.14, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 है, और सी हमारे पास 20 एक्सपोनेंट माइनस 6 है। जब हमने नीचे वाली तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 6.28 एक्सपोनेंट माइनस 3। अब हमने 1 को डिवाइड कर दिया 6.28 एक्सपोनेंट माइनस 3 से, तो हमारे पास जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फाइनल आंसर आया वो है 159.2 ओहम, ठीक है। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फाइनल आंसर है, और बुक में जो इसका आंसर लिखा हुआ है वो रॉन्ग है, ठीक है, वो गलत है, जो आंसर आई ये बिल्कुल ठीक है, ये बुक में मिस्टेक थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एसी सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ohms, एन इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 30 ohm एंड अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ 20 ohms। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली, इन्होंने हमें रेजिस्टेंस दी हुई है 40 ohm, तो इसको हमने डेटा के अंदर लिख दिया, और दूसरी चीज इन्होंने हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस दी हुई है जिसको हम एक्सएल से शो करते हैं, वो हमारे पास 30 ओहम है, जबकि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जिसको हम एक्सी से शो करते हैं वो हमारे पास 20 ओहम है। इन सबको हमने डेटा के अंदर लिख दिया। ड्रॉ द इम्पिडेंस ट्रायंगल एंड कैलकुलेट द टोटल इम्पिडेंस। हमें ड्रॉ करना है एक इम्पिडेंस ट्रायंगल को, और हमें कैलकुलेट करना है इम्पिडेंस को जिसको हम Z से शो करते हैं, तो इसको हमने डेटा के अंदर लिख दिया, ठीक है। अब हमने फॉर्मूले की हेडिंग डाली, हमारे पास जो इम्पिडेंस का फॉर्मूला है वो है Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स नेट स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास एक्स नेट नहीं हमें पता, तो एक्स नेट का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एक्स नेट इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी। तो एक्सएल भी हमें डेटा में दिया हुआ है और एक्सी भी दिया हुआ है, तो या तो आप इसको पहले एक्स नेट का फॉर्मूला लगा के एक्स नेट मालूम कर लें और फिर जेड के फॉर्मूले में पुट करें, या आप डायरेक्ट कर लें, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, तो मैंने सबसे पहले कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और हमने जेड का फॉर्मूला लगाया। अब हमने क्या किया, एक्स नेट की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है, और स्क्वायर पहले से ही फॉर्मूले में है, ठीक है। अब हमने वैल्यूज पुट करी, आर हमारे पास 40 है, जबकि एक्सएल हमारे पास 30 है और एक्सी 20 है। हमने जब 40 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 1600 आया, और 30 माइनस 20 करा तो हमारे पास 10 आया। अब हमने 10 का स्क्वायर लिया तो 100 आया। अब हमने 1600 में 100 को प्लस किया तो हमारे पास 1700 आया अंडर रूट में। तो जब हमने 1700 का अंडर रूट लिया तो हमारे पास इम्पिडेंस का जो फाइनल आंसर आया वो है 41.2 ओहम, ठीक है। चारों की यूनिट हमारे पास ओहम में, तो या तो आप ओहम में लिखें या आप इस तरह का साइन बनाएं, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और हम इम्पिडेंस का ट्रायंगल जो ड्रॉ करने के लिए दी ये हम ड्रॉ नहीं करें कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डायग्राम बोर्ड में ऐसे सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ सीरीज आरएल सर्किट द रेजिस्टेंस आर इज 25 ohms एंड द इंडक्टेंस एल इज 0.1 हेनरी। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली, हमारे पास रेजिस्टेंस है 25 ohms, तो इसको हमने डेटा के अंदर लिख दिया,
और इंडक्टेंस यानी कि एल जो हमारे पास है वो 0.1 हेनरी है, तो इसको भी हमने डेटा के अंदर लिख दिया। कैलकुलेट द फेस एंगल एंड इम्पिडेंस एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 80 हर्ट्ज। तो हमें इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी हुई है जिसको हम एफ से शो करते हैं, वो हमारे पास 80 हर्ट्ज है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें फेस एंगल कैलकुलेट करना है और इम्पिडेंस मालूम करना है। फेस एंगल को हम थीटा से ही शो करते हैं और इम्पिडेंस हम कर चुके हैं यानी कि जेड से शो करते हैं। और फेस एंगल का फॉर्मूला हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूले की हेडिंग डाली, हमने फॉर्मूला लिखा फेस एंगल का, हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स एक्सएल डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। जबकि इम्पिडेंस का यानी कि जेड का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब हमें इन दोनों ही फॉर्मूलों में एक चीज नहीं पता, वो है एक्सएल, जो कि हमें डेटा के अंदर नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम एक्सेल निकालेंगे, तो हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और एक्सेल का हमने फॉर्मूला लिखा 2 पाई एफ एल। तो 2 हमने एज इट इज उतार लिया, जबकि पाई की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है यानी कि 3.14 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 80 है, जबकि एल हमारे पास 0.1 है। जब हमने इन चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा कैलकुलेटर के अंदर, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया एक्सेल का वो है 50.24 ओहम, ठीक है। ओहम लिखे या यूं लिख के बात ही की है, ठीक है। तो अब हमें एक्सेल मालूम हो चुका है, तो अब हम ये दोनों ही फार्मूला लगा के कुछ भी मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने फेस एंगल का फार्मूला लगाया जो कि हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स एक्सएल डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स हमने ऐसे ही लिखा और एक्सएल हमने अभी निकाला है 50.24 और आर हमारे पास 25 है। जब हमने 50.24 को डिवाइड कर दिया 25 से, तो हमारे पास जो आंसर है वो है 2.0096। अब हमने टेंजेंट इनवर्स निकाला। टेंजेंट इनवर्स कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटर के अंदर शिफ्ट दबाते हैं, शिफ्ट दबा के 10 दबाते हैं तो फिर 10 इनवर्स निकल आता है और फिर इस पूरी वैल्यू को लिख देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि है 63.5। तो हमारे पास फेस एंगल का ही फाइनल आंसर है। अब हमने इम्पिडेंस का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, जो हमारे पास है Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो आर हमारे पास 25 है, जबकि एक्सएल हमने निकाला है अभी जो कि 50.24 है। अब हमने 25 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 625 आया और 50.24 का जो स्क्वायर लिया तो उसका आंसर हमारे पास 2524 आया। अब हमने 625 को प्लस कर लिया 2524 से, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो है 3149। अब हमने इस 3149 का अंडर रूट लिया कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास इम्पिडेंस यानी कि Z का जो फाइनल आंसर आया वो है 56.1 ओहम, ठीक है। तो ये हमारे पास इम्पिडेंस का फाइनल आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है in a parallel RC circuit the resistance R is 60 ohms and the capacitance C is 30 microfarad। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली, इन्होंने हमें रेजिस्टेंस दी हुई है 60 ओहम जिसको हम R से शो करते हैं, तो हमने इसको डेटा में मेंशन कर दिया। और कैपेसिटेंस यानी कि सी इन्होंने हमें 30 माइक्रोफैरेड दी हुई है, तो इसे भी हमने डेटा में लिखा। अब माइक्रो को हम हटाएंगे, तो माइक्रो को जब हम हटाते हैं तो 10 एक्सपोनेंट माइनस 6 लगाते हैं, ठीक है। और कैलकुलेट द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्ज। हमें कैलकुलेट करना है टोटल करंट को जिसको हम आई से शो करते हैं और इन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 120 हर्ट्ज। इसमें एक मिस्टेक है, वो ये है कि इन्होंने हमें वोल्टेज नहीं दिया हुआ है जो कि हमारे पास 60 वोल्ट है। तो आप क्वेश्चन में मेंशन कर लें कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 60 वोल्ट है, ठीक है। तो ये मिस्टेक है इस क्वेश्चन की। और करंट का फॉर्मूला हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं क्या था, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो कर दूंगी, ठीक है। तो अब हमने फॉर्मूले की हेडिंग डाली, हमारे पास करंट यानी कि आई का जो फॉर्मूला है वो है V डिवाइडेड बाय जेड पी। जेड हमारे पास इम्पिडेंस है और पी का मतलब होता है पैरेलल, ठीक है। तो वोल्टेज हमें 60 वोल्ट दिया हुआ है जबकि हमें जेड नहीं दिया हुआ, तो हम जेड नहीं दिया हुआ तो हम इसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे जेड का जो हमारे पास है अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्सी स्क्वायर, ठीक है। इसमें अब हमें एक्सी नहीं पता, आर पता है, तो हम एक्सी के लिए फिर एक और फॉर्मूला लगाएंगे एक्सी का जो है एक्सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ सी, ठीक है। तो हमने अब कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और एक्सी का हमने फॉर्मूला लगाया
और इसमें वैल्यूज पुट करी तो 2 एज इट इज आया। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है 3.14 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 120 है, जबकि कैपेसिटेंस हमारे पास 30 एक्सपोनेंट माइनस 6 है। अब हमने नीचे वाली तमाम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया, इसका एक आंसर आएगा। फिर हम 1 को डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू से, तो हमारे पास XC का जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, वो 44.2 ओहम आएगा। ठीक है, अब हमारे पास XC मालूम हो चुका है। अब हम ZP का फार्मूला लगाएंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। R हमारे पास 60 है, जबकि XC हमने अभी निकाला है 44.2 और 60 का हम स्क्वायर लेंगे तो 3600 का, और 44.2 का जब स्क्वायर लेंगे तो 1953.64 आएगा। अब हम 1 को डिवाइड कर देंगे 3600 से, तो हमारे पास 2.777 एक्सपोनेंट माइनस 4 आएगा। और जब 1 को डिवाइड कर देंगे 1953.64 से, तो 5.118 एक्सपोनेंट माइनस 4 आएगा। अब हम इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो हमारे पास 7.895 एक्सपोनेंट माइनस 4 आएगा। जब हम इस वैल्यू का रूट लेंगे तो हमारे पास ZP का इम्पीडेंस का फाइनल आंसर आएगा, वो है 0.028 ओहम। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब हमें ZP मालूम हो चुका है तो हम आराम से करंट मालूम कर लेंगे। तो अब हम करंट का फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारे पास है I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई ZP। V हमारे पास 60 है, जबकि ZP हमने अभी निकाला है 0.028 ओहम। जब हम 60 को डिवाइड कर देंगे 0.028 से, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा करंट का, वो है 2142 एम्पियर। करंट की यूनिट हमारे पास एम्पियर होती है। तो ये हमारे पास करंट का फाइनल आंसर है। ये आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा है, बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, और उसकी वैल्यू भी गलत दी हुई थी। ठीक है, तो आप करेक्ट कर लिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। In an RLC circuit, the resistance R is 50 ohms, the inductance L is 0.1 Henry, and the capacitance C is 50 microfarad. तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग लिखी और इन्होंने सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस दी हुई है जिसको हम R से शो करते हैं, वो हमारे पास 50 ओहम है, तो हमने इसको डेटा में मेंशन कर दिया। और नेक्स्ट चीज, इन्होंने हमें इंडक्टेंस यानी कि L दिया हुआ है जो कि 0.1 हेनरी है, तो इसको भी हमने डेटा में मेंशन कर दिया। और कैपेसिटेंस यानी कि C हमें इन्होंने 50 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है, तो इसको भी हमने डेटा में लिखा। हमने इस माइक्रो को हटाएंगे तो 10 एक्सपोनेंट माइनस 6 लगाएंगे। ठीक है, कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी को हम F से शो करते हैं, जबकि जो रेजोनेंस का वर्ड यूज हो रहा है तभी हमने यहाँ पे F के साथ छोटा सा R लगाया ताकि हमें पता चले कि जो फ्रीक्वेंसी है ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो इसका भी फॉर्मूला हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। तो अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा जो कि है FR इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट LC। अब हमने वैल्यूज पुट करी, 2 एज इट इज आया, जबकि पाई 3.14 है, कांस्टेंट है। अंडर रूट तक आया और L की वैल्यू हमारे पास 0.1 है, जबकि C की वैल्यू हमारे पास 50 एक्सपोनेंट माइनस 6 है। ठीक है, अब हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3.14 से, तो हमारे पास 6.28 आंसर आया। और 0.1 को जब 50 एक्सपोनेंट माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया तो 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 आया। अब हमने इस 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 का अंडर रूट लिया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 2.236 एक्सपोनेंट माइनस 3। अब हमने इसको 6.28 से मल्टीप्लाई किया तो अब हमारे पास आंसर आया 0.01404। अब हमने 1 को डिवाइड कर दिया 0.01404 से, तो हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी FR का जो फाइनल आंसर आया वो है 71.2 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमारे पास हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फाइनल आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और बाकी भी न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किए हैं वो सब न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।